साथियों नमस्ते। साथियों, जीवन की एक ऐसी परिस्थिति जब सामान्य भाषा में कहा जाता है कि ये व्यक्ति या ये लोग पक चुके हैं, यानी कि मनोविज्ञान की भाषा में समझे तो ये लोग परिपक्व हो चुके हैं। अर्थात आज हम लोग जिस विषय में चर्चा करने वाले हैं वो विषय है अडल्टहुड। हम लोग अडल्टहुड के विषय में चर्चा करने वाले हैं। अर्ली एडल्टहुड में किस तरीके के सोच विचार और कार्य करने की क्षमता और उनका भौतिक परिवर्तन होता है, और उसके बाद मिडिल जो एडल्टहुड होता है उसमें किस प्रकार का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार का सोशल डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। और ये जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की सीरीज चल रही थी, आज उसका ये 5वां और अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग एडल्टहुड टू एंड ऑफ लाइफ के विषय में पूरा जानने वाले हैं एजिंग के सभी फैक्टर्स को, कि सोशल चेंजेस क्या होते हैं एजिंग में, पर्सनालिटी चेंजेस क्या होते हैं एजिंग में, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस क्या होते हैं। इन सभी विषयों के बारे में, इन सभी तथ्यों के बारे में अच्छी प्रकार से जानने वाले हैं। किस तरीके से अडल्टहुड में सोच विचार कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसके विषय में अच्छे से जानेंगे, और एजिंग वाले फैक्टर को अच्छे से समझेंगे कि वृद्धावस्था वो अवस्था होती है और उसमें किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं समाज में, और वो सामाजिक रूप से किस प्रकार से समायोजन बिठाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इस चीज को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। एक एक स्लाइड के माध्यम से अच्छे से समझेंगे और सुनेंगे। मित्रों, आप अगर इसको कान लगाए हैं तो केवल आपका एक कार्य है, इसको अपने कानों में दौड़ाना और उसके बाद केवल सुनना अंत तक। इन सुनने मात्र से ही आप अपनी परीक्षा में अच्छी प्रकार से लिख पाएंगे, ढंग से लिख पाएंगे। मित्रों, इसको स्लाइड के माध्यम से देखेंगे तब ये जो यूनिट 5 है आपका, यूनिट 5 का मित्रों, इसमें देख लेते हैं एडल्ट टू एंड ऑफ लाइफ के विषय में जानने वाले, यानी कि एडल्ट से अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड और उसके बाद जो एंड ऑफ लाइफ वाला फैक्टर होता है यानी वृद्धावस्था, उसमें आएंगे। मित्रों, एडल्टहुड में हम लोग जानेंगे कॉग्निटिव, सोशल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन अर्ली एंड मिडिल एडल्टहुड, इसके विषय में अच्छे से जानने वाले। साथ ही एजिंग में फिजिकल एंड कॉग्निटिव चेंजेस, सोशल एंड पर्सनालिटी चेंजेस, डेथ, डाइंग एंड बेरेवमेंट के विषय में अच्छे से जानने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, स्लाइड बाय स्लाइड जल्दी जल्दी आज हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे और समझेंगे। मित्रों, एडल्टहुड के बारे में, एडल्टहुड मित्रों कौन सी अवस्था होती है, कौन सी अवस्था कही जाती है, और उसका जो एज ग्रुप होता है वो एज ग्रुप क्या हो सकता है और वो कब आती है व्यक्ति में। मित्रों, वयस्क अवस्था इसको बोला जाता है, यानी कि वयस्क जो प्राणी होते हैं, मानव विकास की वह अवधि है जो किशोरावस्था और यौवन के बाद शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। ये मित्रों वो अवस्था होती है जो पूरी आपकी मृत्यु तक चलती रहती है। यह पूर्ण शारीरिक और बौद्धिक परिपक्वता के साथ साथ जैविक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और व्यक्तिगत लक्षणों के विकास की विशेषता मित्रों ऐसा कि बताता है कि इस अवस्था में मित्रों जो आपका शारीरिक विकास होना होता है वो हो चुका होता है, आपके जो मनोमस्तिष्क की धारणाएं बननी होती हैं वो बन जाती हैं, परंतु मित्रों कुछ कुछ परिवर्तन अंत तक देखने को मिलते हैं। और मित्रों ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे कि शारीरिक रूप से उसका को वजन ज्यादा बढ़ जाए या फिर वजन बहुत सारा कम हो जाए। संज्ञानात्मक रूप से ज्यादा लोड लेने वाले व्यक्ति का मनोमस्तिष्क की संक्रियाएं कम हो जाती हैं, परंतु अच्छे प्रकार से समायोजित करने वाले व्यक्ति की मनोमस्तिष्क की संक्रियाएं बड़े ही शानदार होती हैं। युवा अवस्था लगभग 20 से 29 वर्ष की आयु मानी गई है, जो इसमें अर्ली एडल्टहुड इसको ऐसा कहा जा सकता है। उसके बाद मध्यावस्था, मध्यावस्था में जानेंगे यानी कि मिडिल एडल्टहुड के बारे में जानेंगे। इसकी एज मित्रों 40 से 59 साल तक यानी कि 60 साल तक ऐसा माना गया है। ये उत्तर अवस्था होती है। वृद्धावस्था में इसको जानेंगे, ये 60 वर्ष से अधिक होती है जो, और उसके बाद की जो होती है वो उत्तर अवस्था और वृद्धावस्था। इस प्रकार से ही एजिंग वाला फैक्टर आगे चलता रहता है। मित्रों, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली एडल्ट, यानी कि हम लोग पहले एक बार अर्ली के बारे में जानेंगे फिर मिडिल के बारे में जानेंगे। अर्ली एडल्टहुड में जो कॉग्निटिव यानी कि जो संज्ञानात्मक जो परिवर्तन होता है यानी कि संज्ञानात्मक विकास होता है, उस तथ्य को जान लेंगे, उनके मनोवैज्ञानिक शब्दों को जान लेंगे, जिसके प्रकार से हम लोगों को लिखने में आसानी होगी। मित्रों, औपचारिक विचार जो होते हैं वो इसमें हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जो औपचारिक विचार मित्रों, सोचने का एक अधिक अनुकूलनीय तरीका जिसमें दुनिया के बारे में सोच में दृष्टिकोण शामिल होता है, मतलब छोटी से छोटी चीज को औपचारिक रूप से सोचना, विचारना, कार्य करने की क्षमता में लागू करना। और मित्रों, जागरूकता में वृद्धि हो जाती है ऐसे लोगों में जो
कॉग्निटिव उनका देखते हैं हम लोग अर्ली अडल्टहुड, इस प्रकार की एज ही मित्रों आ जाती है कि वो चीजों को देखने लगते हैं, जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, परखने लगते हैं और चीजों के प्रति उनके मनोमस्तिष्क में जागरूकता आ जाती है कि ये प्रकार की चीज ये सही है, ये प्रकार की ये चीज गलत है, ये करना हमको उचित रहेगा, ये करना उचित नहीं रहेगा। मित्रों उनकी जागरूकता में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि वो जो डिसीजन मेकिंग करते हैं उस डिसीजन में वो सभी प्रकार की अपनी मानसिक संक्रियाओं को लगाते हैं, उसके बाद ही कोई निर्णय लेते हैं, किसी चीज पर पहुंचते हैं, किसी चीज को तय करते हैं। ये मित्रों समझना पड़ेगा क्योंकि अडल्टहुड वो एक एज फैक्टर है, यानी कि वो एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति सभी चीजों को जान चुकता है, सभी चीजों को समझ पाता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, धार्मिक रूप से सभी चीजों को समायोजित करके पुनः अपना जीवन उसके बाद प्रारंभ करता है। उसके बाद अधिक व्यवहारिक विचार, और जो उसके विचार करने की क्षमता होती है, फिर जिन विचारों को वो अपने मनोमस्तिष्क में लाता है वो एकदम बिहेवियरल होते हैं, यानी कि व्यवहारिक विचार होते हैं। उसके बाद उसका जो मस्तिष्क होता है उसका पूर्ण विकास हो चुका होता है, मस्तिष्क अपनी उन अवस्थाओं में पहुंच चुका होता है जिन अवस्थाओं से वो सभी प्रकार से सोचने में एकदम तर्कसंगत होता है। इन तरीके की चीजों का उपयोग करके एडल्टहुड वाला व्यक्ति जो है अपने विचारों को सामने स्पष्ट करता है। मित्रों प्रारंभिक अवस्था में अन्य संज्ञानात्मक कार्यों, अधिक जिम्मेदारी लेना, रोजगार या कैरियर ढूंढना तथा कॉलेज एवं ट्रेंड स्कूल में जाना, ये मित्रों उसके जो फैक्टर होते हैं कि संज्ञानात्मक कार्य में लेना, जैसे जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति हो जाता है एडल्टहुड में, समझने लगता है कि चीजों को यहाँ पे हमको खड़ा रहना है, ये चीज करनी है, ऐसा सामाजिक समायोजन ठीक प्रकार से होगा। इन सभी चीजों को जान करके समझ करके अपने लिए रोजगार ढूंढना, कैरियर के ऑप्शन तलाश करना, इन सभी चीजों पर उसका मनोमस्तिष्क ज्यादा लगा करता है। मित्रों जब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे जो मिडिल एडल्टहुड है इसमें कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार का होता है, उसको जो संज्ञानात्मक चीजें हैं उनको समझेंगे। मित्रों मध्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें लगभग हाँ लाभ और हानि दोनों ही तथ्य शामिल होते हैं, इनको समझेंगे। मित्रों तरल बुद्धि एक फैक्टर है, इसको समझते हैं, ये जो है घट जाता है क्योंकि लोगों को अमूर्त रूप से सोचने और नई जानकारी के साथ समस्याओं को हल करने की क्षमता जो है कम हो जाती है। मित्रों मिडिल एडल्टहुड वो एज फैक्टर होता है जिसमें अभी आपके माता पिता हो सकते हैं या फिर आपके कोई चाचा या फिर आपके कोई ऐसे रिश्तेदार जो लगभग 40 साल की ऊपर अवस्था में आ चुके हैं। आप उनकी क्रियाओं को देखिए, प्रक्रियाओं को देखिए, संक्रियाओं को देखिए, उनके व्यवहारों को देखिए, उनके सोच विचार करने की क्षमता को देखिए, किस प्रकार से सोच रहे हैं, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, कैसे आपको सजेशन दे रहे हैं, कैसे निर्णय लेना आपको सिखा रहे हैं, किन चीजों पर आपको लगा रहे हैं, किन चीजों पर आपको आगे बढ़ा रहे हैं, तब आप इन चीजों को अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। ये जो मध्यावस्था होती है यानी कि मिडिल एडल्टहुड होता है, इसमें किस प्रकार की चीजों कौन सा परिवर्तन होता है ये आपको अच्छे प्रकार से देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और परीक्षा में लिखने के रूप से कुछ तथ्य बताए गए, इन तथ्यों को आप देख लीजिए और जान लीजिए। ये जो तरल बुद्धि के बारे में बताया, उसके बाद जो सूचना प्रसंस्करण की गति होती है वो मित्रों जो है कम हो जाती है, कार्यकारी का जो कामकाज होता है वो मित्रों बढ़ जाता है, साथ ही उनकी जो बुद्धि होती है बुद्धि बढ़ जाती है। मित्रों मिडिल एडल्टहुड मौखिक जो स्मृति होती है वो बढ़ जाती है, स्थानीय कौशल होता है मित्रों वो बढ़ जाता है, विवेचनात्मक तार्किकता जो होती है वो बढ़ जाती है, शब्दावली जो होती है उनकी वो बढ़ जाती है। इन सभी तथ्यों को जाना ये जो है उनके मध्यावस्था में जो मनोमस्तिष्क जो संज्ञानात्मक चीजें होती हैं उनमें ये चीज बढ़ती हैं और कुछ जो घटने वाले फैक्टर थे वो घटने वाले आपको बताया। साथ ही मित्रों जो हम लोगों को जानना है कि मस्तिष्क मध्य आयु में खुद को पुनः व्यवस्थित करने में सक्षम होता है जिसमें दशकों के अनुभव और व्यवहार शामिल होते हैं। वास्तव में कुछ मध्यम आयु के वयस्क संज्ञानात्मक परीक्षण में युवाओं की वयस्कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, यानी कि नियमित शारीरिक गतिविधि मस्तिष्क की रक्षा करने और संज्ञानात्मक कार्य को बेहतर बनाने में यह मदद कर सकता है। इस तथ्य को जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। मित्रों साथ ही जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे जो सोशल डेवलपमेंट होता है अर्ली एडल्टहुड में वो किस प्रकार का होता है, जो सामाजिक विकास हो रहा है अर्ली एडल्टहुड में। पहले अर्ली एडल्ट को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मिडिल एडल्टहुड को पढ़ेंगे, इसके बाद अंतिम में जो तथ्य आएगा वो एजिंग वाला फैक्टर यानी कि सोशल यानी कि सामाजिक डेवलपमेंट। मित्रों अभी तक हम लोग जितने प्रकार की सीरीज बना चुके हैं, 1 2 3 4 चारों के वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, आप उनमें देखिएगा सभी प्रकार में किसमें प्रकार से हम लोग सामाजिक परिवर्तनों के विषय में पढ़े हैं, सामाजिक डेवलपमेंट के विषय में पढ़े हैं। उन सभी तथ्यों को संजोकर आप एक सीरीज के रूप में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज अच्छे प्रकार से समझ पाएगी और आप जान पाएंगे। यानी कि सोशल डेवलपमेंट जो होता है अर्ली एडल्टहुड में यानी कि प्रारंभिक वयस्कावस्था में सामाजिक विकास में मित्रों घनिष्ठ संबंध बनाना, एकदम घनिष्ठ संबंध बनाते हैं, करियर स्थापित करना और समुदाय का हिस्सा बनना मित्रों शामिल होता है।
ये मित्रों वो एज फैक्टर होता है कि 20 से 40 वर्ष की अवस्था, जिसमें लोग अपने बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध बनाते हैं, जो सामाजिक समूह रूप में कार्य कर रहे होते हैं, उनमें जुड़ते हैं, उनमें अपनी सहभागिता निभाते हैं। इस प्रकार से इनका सामाजिक जो फैक्टर होता है वो बड़ा ही अच्छे प्रकार से होता है मित्रों। आजीविका के लिए यानी कि नौकरी या करियर होना वयस्कावस्था में सामाजिक विकास की एक प्राथमिक विशेषता होती है। साथ ही सामुदायिक भागीदारी यानी कि वही तथ्य जो अभी आपको बताया, युवावस्था मतदान या स्वयं सेवा के माध्यम से सामुदायिक समूहों में अपनी भूमिका निभाते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से सामाजिक समायोजन कैसे करना है, किन लोगों के साथ बैठना है, किन लोगों के साथ बातचीत करनी है, किन लोगों के साथ तर्क करना है, किन लोगों से सलाह लेनी है, किन लोगों को सलाह देनी है, इन सभी तथ्यों पर बातचीत करते हैं, तर्क करते हैं। साथ ही मित्रों दूसरा जो फैक्टर, अंतरंग संबंध बनाना, यानी कि प्रारंभिक वयस्कावस्था घनिष्ठ और अंतरंग संबंधों को आगे बढ़ाने का समय है, जिसके लिए पारस्परिक विश्वास, प्रामाणिकता और आवश्यकता होती है। इस समय मित्रता विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। लोग अक्सर बताते हैं कि उनके जीवन में किसी अन्य समय की तुलना में अधिक मित्र होते हैं। मित्रों, ये एज फैक्टर ही बहुत होता है कि इनमें बहुत ज्यादा सामाजिक समायोजन हो जाता है, कई लोगों से मिलना हो जाता है, कई लोगों से उठना बैठना हो जाता है, तो ये एक सामाजिक सर्कल बहुत बड़ा हो जाता है मित्रों। साथ ही स्वायत्तता स्थापित करना, युवा वयस्क स्वयं को स्वतंत्र जीने वाले व्यक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं, कि मतलब जो इंडिविजुअल होता है कि इंडिपेंडेंट उस तरीके से जीना बढ़िया लगता है। भावनात्मक मित्रों इनमें स्थिरता आ जाती है, यानी कि जो इमोशनली होते हैं वो स्टेबिलिटी उनमें आ जाती है, स्थिरता ऐसा देखने को मिलता है कि किसी प्रकार से ज्यादा खुश ना होना और किसी प्रकार से ज्यादा दुखी ना होता है, यानी कि उन दोनों के बीच में जो बैलेंस होता है उसको स्थिरता कहते हैं। तो भावनात्मक स्थिरता मित्रों आ जाती है। साथ ही निवास स्थान की स्थापना, मित्रों ऐसे लोग लग जाते हैं कि किस प्रकार से मेरा घर प्रकार ठीक प्रकार से बन जाए, रहने की व्यवस्था अच्छी प्रकार से हो जाए, और माता पिता बनना, ये जो एज फैक्टर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ये सारी एक्सपेक्टेशन और चीजें जो है जनरेट करती रहती है एक फॉर्म के रूप में। ये पूरा मिडिल एडल्टहुड का सोशल डेवलपमेंट इस प्रकार से पूरा बना। साथ ही मित्रों जब आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे जो मिडिल एडल्टहुड आता है उसी प्रकार से उसमें किस प्रकार का सामाजिक में परिवर्तन हम लोग को देखने मिलता है, सामाजिक विकास कैसे देखने मिलता है, ये तथ्य जानेंगे मित्रों। मध्य वयस्कावस्था में सामाजिक विकास की जो विशेषता होती है, जनन क्षमता बनाम स्थिरता से संघर्ष होता है। ये मित्रों उनका सामाजिक रूप से होता है। यह जीवन की वह अवधि है जो आमतौर पर 40 से 65 वर्ष की आयु के बीच में होती है। इस तथ्य में जो सामाजिक रूप से किस प्रकार से लोगों का मिलना होता है, किस प्रकार के लोगों के साथ उठना बैठना बातचीत होती है, क्या वो कम हो रहा है, क्या ज्यादा हो रहा है, यानी कि मित्रों उनका जो अर्ली एडल्टहुड रहा उस तरीके की चीजें पूरा इम्पैक्ट करती है उनके मिडिल एडल्टहुड में। अगर वो ज्यादा लोगों से संपर्कित और संबंधित रहे तो उनका जो मिडिल एडल्टहुड का उनका सामाजिक समायोजन, सामाजिक एक पूरा जो डेकोरम होता है वो बड़ा ही अच्छा और शानदार होगा। परंतु अगर अर्ली एडल्टहुड में उनका कम रहा सामाजिक समायोजन, तो उसके बाद भी जो इनका मिडिल एडल्टहुड होगा उसमें भी एक संकुचित रूप से सामाजिक समायोजन या सामाजिक परिस्थिति ऐसा देखने को मिलता है। मित्रों मिडिल एडल्टहुड में कौन सी चीज तथ्य महत्वपूर्ण रहती हैं? सबसे पहले आप परिवार, उसके बाद काम और उनका लक्ष्य, यही 3-4 चीजें होती हैं जो मित्रों मिडिल एडल्टहुड में सामाजिक समायोग में, यानी कि उन चीजों को ही देखते हैं, उन चीजों को ही जानते हैं, उन पर ही बात करते हैं, उन्हीं दृश्यों को समझते हैं, उन्हीं परिस्थितियों को समझते हैं, उन्हीं स्थितियों पर विचार करते हैं। कौन सी? बच्चों का घर छोड़ना, दादा दादी बनना, बूढ़े माता पिता की देखभाल करना या घर लौटने वाले वयस्क बच्चों से निपटना, मिडिल एडल्टहुड। साथ ही काम, यानी कि सेवानिवृत्ति, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी वोकरी करते हैं तो इस अवस्था में लगभग उनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है, व्यावसायिक परिवर्तन होता है, तथा काम के बाद जीवन में पुनः समायोजन करना, इस तरीके की चीजें उनके सामाजिक एक जो फैक्टर होता है उसमें पूरे कार्य करती हैं। साथ ही लक्ष्य, यानी कि मित्रों दीर्घकालिक लक्ष्यों से अल्पकालिक भावना संतुष्टि की ओर बदलाव, इन सारे तथ्यों को जानना। साथ ही मित्रों जो ऊंचाई, वजन और ताकत, इनमें मित्रों कमी होने लगती है धीरे धीरे, और ये जो सोशल फैक्टर इस चीज से बनता है, अधिकतर इनका समाज, इनका परिवार ही होता है, इनके बच्चे होते हैं, और इनका जो कार्य होता है इसी चीज पर पूरा टिका होता है, इनका जो पूरा बेस होता है सोशल का। साथ ही मित्रों जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तब जानेंगे कि पर्सनालिटी इन अर्ली एडल्टहुड, यानी कि जो अर्ली एडल्टहुड में पर्सनालिटी में जो चेंजेस होते हैं या जो पर्सनालिटी में जो विकास होते हैं उसको जानेंगे। सबसे पहले अर्ली एडल्टहुड के बारे में बात कर ले। प्रारंभिक अवस्था में व्यक्तित्व विकास, कई परिवर्तन होते हैं जिनमें शामिल है व्यक्तिगत खासियत, जो पर्सनल पर्सनालिटी में जो
अलग अलग पर्सनल विशेषताएं होती हैं, यानी कि किसी व्यक्ति में कुछ विशेषता, किसी व्यक्ति में कुछ विशेषता, इस तरीके की चीजें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में देखने को मिलती है मित्रों। लोग अधिक सहमत रहते हैं, कर्तव्यनिष्ठ और सामाजिक रूप से प्रभावशाली बन जाते हैं। साथ ही मित्रों लक्ष्य, लोग व्यक्तिगत विकास और स्वयं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कथात्मक पहचान, लोग अधिक जटिल और सकारात्मक कथात्मक पहचान विकसित करने की प्रवृत्ति कर लेते हैं। अंतर व्यक्तिगत अंतर, यानी कि व्यक्तित्व परिवर्तन में अंतर व्यक्तिगत अंतर प्रारंभिक वयस्कावस्था में सबसे स्पष्ट देखने को मिलता है मित्रों। रैंक ऑर्डर स्थिरता, किसी समूह में व्यक्तियों का क्रमिक स्थान दो या अधिक मूल्यांकनों के एक साथ समान रहता है। ये मित्रों पर्सनालिटी इन अर्ली एडल्टहुड के विषय में बातचीत करी थी। इसके जो कुछ विकासात्मक कार्यों में जो तथ्य है उनको समझ लेते हैं, यानी कि स्वायत्तता की स्थापना करना इनका सबसे पहला हो जाता है। साथ ही पहचान स्थापित करना, भावनात्मक स्थिरता का विकास करना, कैरियर की स्थापना, किसी समूह या समुदाय का हिस्सा बनना, निवास की स्थापना और माता पिता बनना, ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी जो पर्सनालिटी में ऐसा देखने को मिलते हैं। सामाजिक रूप से समस्त आप लोग स्पष्टता से इन चीजों को देख सकते हैं, जान सकते हैं, इन तथ्यों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। साथ ही मित्रों जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग मिडिल वाला जो एडल्टहुड में पर्सनालिटी है उसको जानेंगे कि मिडिल एडल्टहुड पर्सनालिटीज में इसमें से ऐसे जो 4-5 तथ्य हैं मित्रों, इन तथ्यों को हम लोग जानेंगे और समझेंगे उनकी पर्सनालिटी में किस प्रकार से चेंजमेंट और विकास होता है। मित्रों मध्य अवस्था के दौरान व्यक्तित्व विकास में निम्नलिखित ये जो तथ्य हैं ये मित्रों शामिल हो सकते हैं। जैसे सहमति और कर्तव्य निष्ठा में मित्रों वृद्धि हो जाती है। अध्ययनों से पता चला है कि व्यक्ति प्राय मध्यावस्था के दौरान अधिक सहमत और कर्तव्यनिष्ठ रहता है। साथ ही आत्मविश्वास, संतुष्टि और भावनात्मकता स्थिरता में वृद्धि होती है। मित्रों ये जाहिर सी बात है कि उनका आत्मविश्वास जो होता है, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ जाता है। अपेक्षाकृत अर्ली एडल्टहुड वाले व्यक्तियों के उनमें संतोष की भावना बहुत ज्यादा आती है कि जो मिला, जितना मिला, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस तरीके की मानसिकता उनके मनोमस्तिष्क में धारणाएं प्रारंभ हो जाती है। भावनात्मक जो इमोशनली जो होते हैं वो स्थिर हो जाते हैं। बड़ा इस चीज को समझना पड़ेगा। खुलेपन और विक्षिप्तता में मित्रों कमी आ जाती है। मध्यावस्था के दौरान व्यक्तियों में अक्सर खुलेपन और विक्षिप्तता में मित्रों जो है कमी देखने को मिलती है। साथ ही सकारात्मक जानकारी पर अधिक ध्यान देते हैं बल्कि नकारात्मक जानकारी पर। मित्रों इस अवस्था में आकर लोग ये चीज स्पष्टता से जान चुके होते हैं, समझ चुके होते हैं कि अभी तक नकारात्मक विचारों को लेने से हमारे लिए कोई लाभ हुआ नहीं है, तो जितने भी चीजें होती हैं जो सकारात्मक तथ्य हैं उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करते हैं मिडिल एडल्टहुड के लोग। इस चीज को हम लोगों ने अच्छे से जान लिया, समझ लिया, इसकी पर्सनालिटीज को भी जान लिया। अब मित्रों जो आगे फैक्टर आएगा एजिंग वाला फैक्टर आएगा, यानी कि अभी तक हम लोगों ने एडल्टहुड के अर्ली वाले सारे फैक्टर समझ लिए और मिडिल एडल्टहुड के सारे फैक्टर समझ लिए। अब हम लोग एजिंग वाले फैक्टर में आ चुके हैं, यानी कि मिडिल एडल्टहुड के बाद की जो अवस्था होती है, यानी कि वृद्धावस्था आ जाती है। उत्तर वृद्धावस्था, उसके बाद पूर्ण जो वृद्धावस्था की स्थिति आती है। एजिंग में मित्रों कौन कौन से फैक्टर रहेंगे, उसके पर्सनालिटी चेंजमेंट, उसका कॉग्निटिव चेंजमेंट, उसका सोशल चेंजमेंट, साथ ही उसका पर्सनालिटी चेंजमेंट, इन सभी तथ्यों के बारे में जानकारी करेंगे। साथ में अंत में हम लोग पढ़ेंगे डेथ, डाइंग एंड ब्रेवमेंट वाला फैक्टर। मित्रों एजिंग फिजिकल चेंजेस, यानी एजिंग में जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उन तथ्यों को अच्छे प्रकार से जान लेकर समझ लेते हैं। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है उनके शरीर की अंग प्रणालियों में कई शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मित्रों सबसे पहला हृदय प्रणाली, हृदय की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है तथा धमनी काठिन्य विकसित हो जाता है। ये तथ्य हम लोगों ने जाना। साथ ही फेफड़े जो उनके होते हैं, उनकी बॉडी के विषय में बातचीत कर रहे हैं, उनका जो फिजिकल चेंजमेंट होता है उसके विषय में बातचीत कर रहे हैं। फेफड़े, गैस विनिमय बाधित हो जाता है, जीवन क्षमता कम हो जाती है तथा श्वसन प्रवाह की जो दर होती है वो मित्रों धीरे हो जाती है। साथ में कुछ और तथ्य मित्रों, जठरांत्र जो उनकी प्रणाली होती है उसका कार्य करना, चिकनी मांसपेशियों की गतिविधि अन्वेषण में परिवर्तन हो सकता है जिससे कब्ज, भूख की समस्या और पोषण संबंधी जो डिसबैलेंस होता है, असंतुलन, इस प्रकार का देखने मिलता है। संचालित प्रणाली, यानी कि मांसपेशियां, हड्डी और जोड़े प्रभावित होते हैं जिससे गतिशीलता में कमी आती है। मित्रों आपने देखा होगा वृद्धावस्था में क्या गांठी गांठी लेके बैठे रहते हैं बूढ़े लोग कि मेरी गांठी पर आ रही है, चल नहीं पा रहे ठीक से, बैठने की स्थिति, ये सारी चीजें उनका आ जाता है। साथ ही प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी कार्य क्षमता खो देते हैं जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और ठीक होने में अधिक समय लगता है।
मित्रों जाहिर सी बात है, व्यक्ति ज्यादा चलेगा नहीं, ज्यादा सोचेगा नहीं, ज्यादा विचार नहीं करेगा, तो वो अपनी कौन सी अवस्था में आएगा, कैसा सोचेगा, तो ये मित्रों ये सभी तत्व उसमें शामिल होते हैं। उनकी मित्रों हड्डियां कमजोर होने लगती, सीधी सी बात है, स्पष्ट बात है, इसमें ज्यादा विश्लेषित करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें आपके समक्ष, आपके समाज में स्पष्टता से घटित होती रहती हैं। आपको केवल उनको देखना है, जानना है, समझना, ऑब्जर्व करना है। और अगर परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, अगर आप उसको लिखने में सक्षम नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं विचार करने का मित्रों विषय है। साथ ही जो उनकी त्वचा होती है, कोलेजन और स्टालिन में परिवर्तन के कारण एपिडर्मिस में छेड़ हो जाता है तथा त्वचा अपनी रंगत और लोच खो देती है। ये तक हम लोगों ने जाना। साथ ही जो हम लोग जान लेंगे संज्ञानात्मक परिवर्तन इसमें किस प्रकार का होता है, उसको जानेंगे। एजिंग में जो कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं, यानी कि उनके मनोमस्तिष्क में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, कौन सी चीजें कम हो जाती हैं, वो जानेंगे, समझेंगे, बातचीत करेंगे। मित्रों सामान्य संज्ञानात्मक परिवर्तन और उसके बाद असामान्य संज्ञानात्मक परिवर्तन और सकारात्मक संज्ञानात्मक परिवर्तन, ये तीन तथ्य है इसमें। इन तीनों तथ्यों को समझेंगे कि ये परिवर्तन आमतौर पर सूक्ष्म होते हैं और सोचने की गति और ध्यान को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप भूल जाए कि आप किसी कमरे में क्यों गए थे। हालांकि कुछ संज्ञानात्मक क्षमताएं जैसे शब्दावली उम्र के साथ बेहतर भी हो जाते हैं। यानी कि मित्रों यहाँ पे दो चीजों में विरोधाभास बताया गया है कि कुछ चीजें बढ़ सकती हैं, जैसे आपकी शब्दावली, यानी कि जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी जो शब्दावली हो जाती है, जीवन भर का उनका पूरा गुण ज्ञान उनके मनोमस्तिष्क में आ जाता है। हालांकि भूलने वाली बीमारी यानी जो उनकी जो मानसिकता, यानी कि उनका जो स्मृति लोप होता है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाते कि किसी कमरे में गए थे, क्यों गए थे, याद नहीं आ रहा, कि तत्काल की चीजें जो है उनका हास होने लगता है। परंतु उनके जो शब्द होते हैं, उनकी जो कहानियां आप बैठ के सुनेंगे, उनके जीवन के तथ्य आप सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में आप उसको महसूस करेंगे, इस चीज को किस प्रकार से हम अपने ऊपर धारण कर सकते हैं और उस चीज को ठीक प्रकार से समझ कर अपने जीवन में किस प्रकार से लागू कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा एक अगर व्यक्ति आपको सिखा सकता है, आपके बूढ़े दादी बाबा, आपके नानी नाना, इस तरीके के जितने लोग समाज में होते हैं, वही लोग एक समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं, रूपरेखा बना के जाते हैं कि आप इस तरीके से ऐसा ऐसा काम करेंगे तो आप जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। साथ ही मित्रों असामान्य संज्ञानात्मक परिवर्तन में क्या देखने मिलता है, ये परिवर्तन अधिक गंभीर होते हैं। इनमें अन्य सोचने की क्षमताओं में कठिनाइयां शामिल होती हैं, जैसे तेजी से भूल जाना, दिशा निर्देशन करना। वे मोटर प्रणाली को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें अत्यधिक ठोकर लगना, गिरने या कंपन की समस्या ऐसा संभावित देखने को मिलता है। साथ मित्रों सकारात्मक संज्ञानात्मक परिवर्तन में क्या, वृद्धों के पास अधिक शब्दावली हो सकती है तथा शब्दों के अर्थ की गहराई का उन्हें अधिक ज्ञान भी होता है। उन्होंने अपने कई वर्षों से संचित ज्ञान और अनुभव से ये सीखा होगा। मित्र सकारात्मक संज्ञानात्मक परिवर्तन में इन्हीं शब्दों के विषय में चर्चा करी गई है, जो अभी हम लोगों ने आपसे बातचीत करी, जिन तथ्यों पर जाना और समझा। साथ ही मित्रों जो अगला पॉइंट है, सोशल चेंजेस इन एजिंग। अब आप देखते होंगे, कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप जितने वृद्ध रिश्तेदार हैं, अर्थात यानी कि आपके दादी बाबा, आपके नानी नाना, सबसे पहले तो उनको प्रणाम करने की आपको आवश्यकता है। आप उनको देखेंगे, ऐसे लोगों की अपनी एक अलग मंडली बन जाती है, जहां पर 8-10 वृद्ध लोग जाके बैठते हैं और बातचीत करते हैं। ऐसे महिलाओं में देखने को मिलता है, ऐसे पुरुषों में देखने को मिलता है, दोनों में स्पष्टता रूप से ये चीज देखने को मिलती है। परंतु मित्रों कुछ वृद्ध ऐसे होते हैं जो अपने में एकीकृत होते हैं, यानी कि केवल अकेला जीवन व्यतीत करते हैं, कि हम अपना पुराने ग्रंथों को पढ़ने लगते हैं, इस प्रकार के रामायण महाभारत ये पढ़ा करते हैं, गीता का ज्ञान लिया करते हैं, यानी कि उनको सामाजिक रूप से ज्यादा जाना पसंद नहीं होता है। मित्रों यहीं पे ये दो चीजों में अंतर होता है कि किस प्रकार से उनका पूरा जीवन व्यतीत हुआ और किस प्रकार से वो अपना जीवन अभी वृद्धावस्था में जी रहे हैं। तो इसमें मित्रों सोशल चेंजेस जो होते हैं, यानी कि सामाजिक एकांत, युवा वयस्कों की तुलना में वृद्धों में सामाजिक अलगाव का खतरा अधिक होता है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें कम सामाजिक संबंध, अकेले रहना तथा कम सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना, ये सारे तत्व मित्रों उसमें शामिल होते हैं। सामाजिक भूमिकाएं, सामाजिक भूमिका मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से बदल जाती है। साथ ही मित्रों सामाजिक कमजोरी, सामाजिक समर्थन, सामाजिक विशेषज्ञता और बुजुर्गों के प्रति दृष्टिकोण, ये सारे तथ्य इसमें और शामिल है। इनको पढ़ने की आवश्यकता है कि सामाजिक जो दुर्बल एक बहुआयामी संरचना है, जिसमें मित्रों शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक दुर्बलता मित्रों शामिल होती है। सामाजिक कमजोरी वयस्कता के साथ अंतिम वर्षों में नकारात्मक परिणामों से मित्रों जुड़ी होती है। साथ ही सामाजिक समर्थन,
वृद्धों को रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने के लिए अधिक व्यावसायिक सहायता की आवश्यकता होती है तथा शोक से निपटने के लिए अधिक भावनात्मक सहायता की आवश्यकता होती है, यानी कि मित्रों सोशल सपोर्ट। मित्रों इस तथ्य को जानना बड़ा ही आवश्यक है और ये समझना आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि मित्रों आप उस वाले एज फैक्टर को देखिए कि जिस फैक्टर में आपका अभी अभी जन्म हुआ है, किस प्रकार से आपके माता पिता आपको सारी चीजों को व्यवस्थित करके आपको चलना सिखाते हैं, खाना पीना सिखाते हैं, आपको शौच कराते हैं, आपकी उन सारी चीजों में गतिविधियों में सहभागी होकर आपको उतना बड़ा करते हैं, सभी चीजों में छोटी छोटी चीजों में आपका ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पर एक अवस्था वो आती है वृद्धावस्था में, जिस अवस्था में उनको सामाजिक समर्थन की, सोशल सपोर्ट की और आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, अब ये आपका दायित्व है क्या कि आप उस अवस्था में उनको चलना फिराएं सिखाएं, यानी कि मित्रों जो चलने में सक्षम नहीं हो पाते उनको चलाएं, ठीक प्रकार से उनसे बातचीत करें, उनके साथ बैठे उठे, जितने प्रकार की समस्याओं से वो लोग ग्रसित होते हैं उनमें आपकी भूमिका अगर आप अच्छे प्रकार से निभा रहे हैं तो वास्तव में आप एक अच्छे पुत्र और पुत्री हो सकते हैं अपने माता पिता के। यहीं पर मित्रों जो विरोधाभास आ जाता है कि लोग अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, इस तरह की तमाम परिस्थितियां भारतीय समाज में विद्यमान है। इस पर अच्छे से अलग रूप से एक बातचीत किया जा सकता है, परंतु यहाँ पर अभी हम लोग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पे पढ़ रहे हैं तो विषय से न भटकते हुए उन तथ्यों पर आएंगे और इसकी बातचीत करेंगे। मित्रों सामाजिक विशेषज्ञता, यानी कि वृद्ध वयस्क युवा वयस्कों की तुलना में अधिक सामाजिक विशेषता प्रदर्शित कर सकते हैं। वे ऐसे सामाजिक साथियों से बचना सीख जाते हैं जिनमें ईमानदारी, कार्यों में संलग्न प्रवृत्ति हो जाती है। मित्रों जो एज फैक्टर जैसे जैसे बढ़ता है वो सारी चीजें समझ जाते हैं, कौन कैसा है, कौन किस प्रकार का नहीं है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है, किसके साथ बातचीत करनी है, चीजों को साझा करना है नहीं करना है, इन सभी तथ्यों को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बुजुर्गों के प्रति दृष्टिकोण, पिछले 100 वर्षों में बुजुर्गों के प्रति दृष्टिकोण बदल गया है। औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण ने बुजुर्गों की शक्ति, प्रभाव और प्रतिष्ठा को कम करने में योगदान दिया। इस तथ्य को जानना समझा हम लोगों ने। साथ ही मित्रों हम लोग आगे बढ़ेंगे पर्सनालिटी चेंजेस इन एजिंग। एजिंग में जो पर्सनालिटी चेंज देखने को मिलता है वो किस प्रकार की, उम्र बढ़ने के साथ व्यक्तित्व में बदलाव आ सकता है, लेकिन ये बदलाव हर स्थिति में अलग अलग होते हैं। जैसे व्यवहार, व्यवहार को समझेंगे, लोगों के व्यवहार में ऐसे बदलाव आ सकते हैं जो उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, जैसे उत्तेजना, चिड़चिड़ापन, चिंता, आवेशशीलता एवं अनुचित टिप्पणियां। ये सब मित्रों बुजुर्गों में जो है तथ्यों को देखने को मिलता है। साथ ही कुछ जो व्यक्तिगत खासियतें हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। मित्रों कुछ अध्ययनों से पता चला है कि लोगों का व्यक्तित्व समय के साथ जैसा एक जैसा बना रहता है, लेकिन सोच में परिवर्तन होते ही ये सामान्य सी बात है। उदाहरण के लिए लोग अधिक शांत, आत्मविश्वासी और भावनात्मक रूप से स्थिर हो जाते हैं। हालांकि अन्य अध्ययनों से पता चला है कि कुछ लोग खुले, बहिर्मुखी, सहमत और कर्तव्यनिष्ठ भी हो सकते हैं। ये तथ्य जाना। साथ ही मित्रों जो उनका स्वास्थ्य होता है, मूत्र मार्ग में संक्रमण, यूटीआई जैसे संबंधी समस्त समस्याएं जो होती है, व्यक्तित्व परिवर्तन जैसे भ्रम, विस्मृति, मनोदशा में उतार चढ़ाव या बेचैनी पैदा करता है। ये सभी चीजें मित्रों वृद्धावस्था में सामान्य रूप से आपको देखने को मिलेंगी, जानने को मिलेगी। मनोवैज्ञानिक कारण, जीवन में पहले हुए दर्दनाक अनुभव, उलझने, संघर्ष या उनके निपटने के तरीके व्यक्तिगत के गुणों और व्यवहारों पर प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि उनके जो जीवन काल रहा उनमें किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई, यही सभी वृद्धावस्था में उनको तकलीफ देता है और समस्याएं देता है। साथ ही मित्रों जब आगे हम लोग पढ़ेंगे डेथ, डाइंग एंड ब्रेवमेंट वाला मित्रों ये कॉन्सेप्ट आ चुका है, इसको समझने की आवश्यकता है। यानी कि हम लोगों ने जो एजिंग वाले सारे फैक्टर थे उनको समझ लिया, उनके सोशल चेंजेस को समझ लिया, कॉग्निटिव चेंजेस को समझ लिया, पर्सनालिटी चेंजेस को समझ लिया, फिजिकल चेंजमेंट को समझ लिया। साथ ही अब ये फैक्टर आ जाता है डेथ, डाइंग एंड ब्रेवमेंट, यानी कि उनकी मौत का जो एक फैक्टर मित्रों, इस पे अच्छे प्रकार से आध्यात्मिक रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है। परंतु यहाँ पे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हम लोग को 2-3 तथ्य पढ़ रहे हैं, उनको जान लेते हैं कि मौत जीवन का अंतिम चरण है जिसे समझने में कठिनाई हो सकती है। मृत्यु के कई प्रकार है जिनमें मस्तिष्कीय और कार्टिलल, नैदानिक, मानसिक और सामाजिक शामिल है। मित्रों मरना, इन पर बिना विश्लेषण करते हुए सीधे तथ्यों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन पर बोलने के लिए उतना समय पर्याप्त नहीं है जितना आप लोगों के पास अभी है। मित्रों मरना, मृत्यु के निकट पहुंचने की प्रक्रिया में 5 चरणों से गुजरना शामिल होता है। इनकार, क्रोध, सौदेबाजी, अवसाद, डिप्रेशन और स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। हालांकि चरणों का क्रम अलग अलग हो सकता है, हर कोई उन सभी का अनुभव नहीं कर पाता है। मित्रों साथ ही जो
ब्रेवमेंट वाला फैक्टर है उसको समझने के लिए बड़ी आवश्यकता है मित्रों। शोक, दुख और विलाप की वह स्थिति किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद उत्पन्न होती है जब दुख उस क्षति के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया है। मित्रों, वियोग, दुख, शोक हानि की स्थिति में स्वयं जब दुख उस हानि के प्रति भावनात्मक प्रक्रिया है। दुख मृत्यु के प्रति भावनात्मक, संज्ञानात्मक, कार्यात्मक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं। शोक दुख की व्यवहारिक अभिव्यक्तियां जो सामाजिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों से प्रभावित होती हैं। मित्रों, ये वहां वाला फैक्टर है जब व्यक्ति बिल्कुल उस कगार पर आ चुका होता है, जीवन के उस छोर पर आ चुका होता है जहां पर उसको समझने की आवश्यकता पड़ जाती है कि उसने जीवन भर क्या क्या किया, जीवन भर किन तथ्यों के साथ गुजारा, कैसे बातचीत करी। अब उसके अंदर मन में ऐसा भाव होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे जो बच्चे हैं, ये जितने मेरा घर परिवार है, इसमें जो नाती पोते हैं, छोटे बच्चे हैं, किसी प्रकार से एक समय ऐसा आएगा कि इन सभी से दूर जाना पड़ेगा और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा, ऐसी हिंदू मान्यताओं के अनुसार। ये सभी तत्व मित्रों उस चीज में शामिल होते हैं। मित्रों, खैर इन सभी तथ्यों पर अलग से चर्चा करेंगे, पूरा वीडियो बना के। हम लोग ने अभी जाना एडल्ट टू एंड ऑफ लाइफ में कॉग्निटिव, सोशल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन अर्ली एडल्टहुड। साथ ही मित्रों एजिंग वाले फैक्टर में फिजिकल कॉग्निटिव चेंजेस जाना, सोशल एंड पर्सनालिटी चेंजेस जान लिया, डेथ, डाइंग एंड ब्रेवमेंट जान लिया। और साथ ही मित्रों अंत में क्या ही कहेंगे कि आप सभी अपने आसपास लोगों को देखते रहिए, जानते रहिए, समझते रहिए, महसूस करते रहिए। उनको किसी प्रकार की कोई मनोवैज्ञानिक समस्या है, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। हम आपको एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट का संपर्क देंगे, आप वहां पे जाइए, बातचीत करिए। तब तक देखते रहिए मनोविज्ञान शाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।